हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट एसएसटी का मॉडल पेपर होने वाला है इससे संबंधित। दोस्तों, रीट एसएसटी जो अभी 27-28 फरवरी को होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो या मॉडल पेपर में भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान इन दो टॉपिकों के प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इतिहास के प्रश्न। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक चुनाव जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ हुई थी 1909 से। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। अगर दिनांक की बात करें तो वो तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे, यानी यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक से पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। मौर्यकालीन प्रशासन में संवादवाहक को क्या कहा जाता था? यानी मौर्यकालीन प्रशासन में संवादवाहक को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। यानी मौर्यकालीन प्रशासक में संवादवाहक को प्रतिवेदक कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही मिलान कीजिए। यानी ए बी सी डी ये ऑप्शन है, इनको मिलाना है काल क्रम के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये हुआ था 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। इसके बाद में बात करें गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 1932 में। गांधी इरविन समझौता 1932 में हुआ था। दांडी मार्च हुआ था 1931 में। और पूना पैक्ट भी हुआ था 1932 में। तो देखिए, इनको मिला लिए 1 नंबर पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 नंबर पर 1931 और 3 और 4 पर पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो उस समय जो भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। जो थे जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी नाइटहुड, ये नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में है जो ये उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो वापस अंग्रेजों को लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और इस समय जो केंद्र था आयोजन का वो था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? यानी किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ऐसा कहने वाले थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये किसने तैयार की? तो ये मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में इसे तैयार की थी। इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। यानी नेहरू रिपोर्ट के जो सचिव वो थे जवाहरलाल नेहरू और ये इसको तैयार करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? यानी भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। महान्यायवादी के संबंध में भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। यानी जो महान्यायवादी होता है ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, ये भी सही है। उसे संयुक्त बैठक में भाग लेने और मत देने का अधिकार है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। यानी महान्यायवादी को मत देने का अधिकार कभी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल, यानी इसे महान्यायवादी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी सही कथन का चयन करना है महान्यायवादी के संबंध में। महान्यायवादी राष्ट्रपति की प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है? नहीं। मंत्रिपरिषद यानी सरकार की बदल जाने या त्याग पत्र देने के पश्चात वह पद पर बना रहता है? नहीं, त्याग पत्र देने के बाद वह पद पर नहीं बना रह सकता। उसे ऐसी विधि से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं? नहीं, ये भी सही नहीं है। महान्यायवादी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है? हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। यानी जो महान्यायवादी होता है वो अपना त्याग पत्र है जो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे है जो नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 76 ये किस पदाधिकारी से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्टर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के संबंध में है। यानी जो संविधान का अनुच्छेद 76 है इसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है निम्नलिखित में से। तो देखिए संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा अवधारित परिश्रमिक मिलता है, ये भी सही है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। यानी महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो ये भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते, दोस्तों ध्यान रखना है। महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधिक कार्रवाई कर सकता है, तो ये भी सही है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी सही है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्ति से करता है? नहीं, राष्ट्रपति भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो महान्यायवादी को स्वविवेकीय शक्ति से है जो नियुक्त नहीं करता है, ये मंत्रिमंडल की सलाह पर है जो नियुक्त किया जाता है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुख्य होता है। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुख्य कौन होता है? तो इसका मुख्य होता है महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा एवं लेखा विभाग का मुख्य महालेखा परीक्षक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यानी भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 148 में दिया गया, यानी 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो न्यूनतम यानी जो नियुक्ति है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।